नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला भारत विभाजन का सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब हिंदू राष्ट्रवाद ने शक्ल अख्तियार करने शुरू किया, तो उसने गौ रक्षा के मुद्दे को अपना एक अभिन्न हिस्सा बना लिया। गौ रक्षा का सवाल बहुत पहले से महत्वपूर्ण था और इस पर चर्चाएं चलती रही थी, आंदोलन भी होते रहे हैं। लेकिन उत्तरार्ध में इसने एक राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा बनना शुरू कर दिया था। ये मुद्दा गाय को बचाने का तो था ही, मगर मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा फैलाकर हिंदुओं को एकजुट करने का भी बनने लगा था, एक राजनीतिक अभियान के तहत। 20वीं सदी की शुरुआत में गौ रक्षा की समितियां देश भर में बनने लगी थी और फिर वही कुछ होने लगा था जो आज हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं: मॉब लिंचिंग, हत्याएं, दंगे वगैरह वगैरह। गौ रक्षा आंदोलन और हिंदुत्व के इस समानांतर विकास की इस कहानी को हम समझेंगे जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी से। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि गौ रक्षा का सवाल हम जानते हैं कि ये बहुत पुराना है। ये और बात है कि वैदिक युग में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि गौ मांस को खाया जाता था और ब्राह्मण भी इसका सेवन करते थे। लेकिन बाद के दिनों में गाय पवित्र जानवर हो गई हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए, और फिर उसकी रक्षा के लिए तमाम तरह की मांगे और उपाय भी होने लगे। यहाँ तक कि बादशाह अकबर ने भी उसकी व्यवस्था की थी अपने यहाँ। लेकिन ये जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में खेल शुरू हुआ, वो क्या था, क्यों शुरू हुआ, कौन लोग थे जो ये कर रहे थे? पहले मैं थोड़ा बता दूं कि भारत में गाय जो है ये एक विचारधारा का प्रतीक बन गई। जैसे आपने कहा कि वैदिक काल में बीफ खाया जाता था, उसके मैं 3 थोड़े प्रमाण दे दूं, कहीं हमें कन्फ्यूजन ना हो। एक तो स्वामी विवेकानंद की संकलित रचनाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि वैदिक काल में, उसके एग्जैक्ट पेजेस वगैरह भी हैं मेरे पास। फिर प्रोफेसर DN झा जो एंशियंट हिस्ट्री के बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनकी किताब मिथ ऑफ होली काउ में भी इसका उल्लेख मिलता है। और तीसरा भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी किताब हु वर द शूद्रास में भी इसको जोड़ा जाता है। तो मैं यहाँ ये आपके साथ समझना चाहता हूँ कि जब गाय का सेवन होता था वैदिक काल में, तो उसके बाद उस समय समाज में जो परिवर्तन हुए, तो कृषि समाज का विकास हो रहा था। और कृषि समाज के विकास के साथ साथ हम 2 महान धर्मों का उदय भारत में देखते हैं, एक जैन धर्म और दूसरा बुद्ध धर्म। और भगवान गौतम बुद्ध ने ज़्यादातर ये गौ हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि उस समय बहुत सारी ऐसी आपको कहानियाँ मिलेंगी कि जैसे ये एक प्रेस्टीज का सवाल था, आप कितनी गायों का बलि दे रहे हैं। तो गौतम बुद्ध जाके एक ब्राह्मण करीब 10,000 गायों को ले जा रहा था, तो भगवान गौतम बुद्ध ने उनको रोका। और उसके पीछे मेरी समझ में ये विचारधारा रही होगी कि अभी समाज बदल रहा है, अभी खेती के लिए बैलों की ज़रूरत होगी, तो उसके साथ साथ अगर हम इस प्रकार से जानवरों को बलि चढ़ाएंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। ये एक मेरी समझ है। अब खैर, उसके बाद क्या हुआ कि बुद्ध धर्म के आने के साथ ही साथ ब्राह्मणवादी मूल्यों का ह्रास हुआ, वो कमज़ोर हो गए। और ये यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध धर्म के आने को क्रांति कहते हैं। और बाद में जब ब्राह्मणवाद रीऑर्गेनाइज होकर सामने आता है, तो वो अपने जो पुराने कॉम्प्लेक्सेस, पुराने पूर्वाग्रहों से, पुराना उन पे जो इमेज चिपका दिया जाता है, उसके खिलाफ, उसके ये करने के लिए वो गाय को अपने प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो पहले जो अंबेडकर की समझ को मैं लेके चलता हूँ कि भारत में जो मुख्य अंतर्विरोध बुद्ध और ब्राह्मणवादी मूल्यों का रहा है, और ब्राह्मणवाद जब सामने आया तब से उन्होंने गाय को अपने प्रतीक के रूप में रखा। फिर बाद में अंबेडकर के साहित्य में ये भी मिलता है और दूसरी जगह भी मिलता है कि चूंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों अहिंसावादी थे और उस समय बलि प्रथा का बड़ा चलन था और दोनों ही धर्मों ने उसका जबरदस्त विरोध किया। उससे एक जन साधारण में ये भावना बनी कि ये ब्राह्मण धर्म जो है ये बलि विधान को मानता है, इसलिए खराब है, और उससे दूर होने लगे लोग।
और ब्राह्मणों ने अपनी स्वीकार्यता को दोबारा स्थापित करने के लिए एक तो बलि प्रथा से दूर हुए, गौमांस के प्रचलन से दूर हुए, और फिर ये गाय को एक पवित्र गाय जानवर या पशु मानकर उन्होंने इसे प्रतीक के रूप में, माता के रूप में मानकर, और उस तरह से अपनी एक्सेप्टेंस दोबारा स्थापित करने की कोशिश की। जी। तो वो जैसे आपने फिर कहा कि 8वीं शताब्दी के बाद से धीरे धीरे ये बात ज़्यादा मजबूत होती गई, और उसका निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल राजनीतिक अभिव्यक्ति दिखती है वो 19वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से मिलती है, कि जब वो एक आंदोलन के रूप में सांप्रदायिक संगठन इसको सामने रखते हैं कि गाय की रक्षा के लिए हमें सामने आना पड़ेगा। तो 1930 के दशक में हुआ, फिर ये 1960 के दशक में और संगठित रूप से हुआ, और मुख्य रूप से ये आरएसएस का एजेंडा पहले था। राम मंदिर के आने के पहले ये एक मुख्य एजेंडा था गाय की रक्षा के बारे में, और फिर गौ हत्या पर बंदी लाने के बारे में उन्होंने 1960 या 1970 के दशक में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। पार्लियामेंट पर मार्च हुआ, उसमें कई साधु लोग भी मारे गए। उसी के पहले की एक घटना आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो महात्मा गांधी के पास आए और उन्होंने कहा, बापू देखिए मेरे पास बहुत पत्र आ रहे हैं कि अब हम आज़ाद हो गए तो क्यों ना हम गौ हत्या पर बंदी लगाएं। अब मेरे हिसाब से तो उस समय के महानतम हिंदू महात्मा गांधी थे, और वो कहते हैं कि ये देश केवल हिंदुओं का नहीं है, ये देश सभी धर्मों के लोगों का है, सभी धर्मों के मानने वालों की ज़रूरतें अलग है, इसलिए सरकार की तरफ से इस प्रकार की बंदी को लाना गलत होगा। तो ये एक वहाँ तक की बात दिखती है। उसके बाद 1970 के दशक में दिखता है, और फिर राम मंदिर का मुद्दा मुख्य रूप से आता है, और राम मंदिर के मुद्दे के साथ साथ बाद में चलकर पिछले 15-20 सालों से गाय के सवाल को भी जोड़ा जाता है। खास तौर से मोहम्मद अखलाक का केस अगर आपको याद होगा, तो वो एक पहला बड़ा केस था जिस समय दिखा कि लोगों की भावनाओं को किस प्रकार से उग्र बनाया गया, और एक लिंचिंग की प्रक्रिया चालू हुई। अभी लिंचिंग को कई लोग कहते हैं कि ये विदेशी प्रक्रिया है। ये प्रक्रियाएं तो समय के हिसाब से आती हैं, यानी अमेरिका में थी अफ्रीकन अमेरिकन के हिसाब से, यहाँ जब सांप्रदायिक राजनीति को उसकी जरूरत पड़ी उसने उसको अपना लिया। पर इसके हमारे यहाँ दलितों की लिंचिंग होती रही है, हजारों साल से होती रही है, कोई नई बात नहीं। लेकिन मैं एक बीच का पीरियड जो छूट गया है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि 19वीं सदी के अंत में गौरक्षा का आंदोलन हुआ। आर्य समाज ने इसको अपने एजेंडे में लिया। दयानंद सरस्वती ने गो करुणा निधि जैसी किताब लिखी। उसके बाद एक माहौल बना, और फिर 1910 के आसपास आते आते पंजाब वगैरह में इसके लिए समितियां बनने लगी गौ रक्षा के लिए, और वो काफी ऑर्गेनाइज भी में थी। जैसे हम यहाँ गौ रक्षकों को देखते हैं उसी तरह से वो पकड़ते थे लोगों को, रोकते थे, आंदोलन चलाते थे। इस तरह की एक प्रक्रिया, और जो हिंदू राष्ट्रवाद है उसने इसको अपने हिस्से का, उसकी राजनीति का हिस्सा बना लिया, तो एक राजनीतिक आंदोलन बना लिया। यहाँ पर बस ये है कि सावरकर साहब की जो गाय के बारे में धारणा है वो बिल्कुल अलग थी। अन्यथा जो हिंदू महासभा है या आरएसएस है, उसने इसे अपने एजेंडे में शामिल कर लिया था, और गाय को पवित्र, गाय माता, गौ माता मानते हुए उनके आधार पर, और जो लिटरेचर पैम्पलेट वगैरह छपते थे गौ रक्षा के, उसमें सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट किया जाता था उस समय। जो उनके चित्र बनते थे, उनके हाथ में मुसलमान तलवार लिए खड़ा है, गाय को काट रहा है, वगैरह वगैरह इस तरह से। तो ये एक तरह की राजनीति को दिखाता था कि हिंदू के बनाम मुसलमान के करने के लिए गौ का इशू किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं कि गौ हत्या या गौ मांस खाने का काम केवल मुसलमान नहीं, हिंदुओं में भी कई जातियां करती हैं, और हिंदुस्तान में भी कई हिस्सों में उसका प्रचलन है। तो ये केवल मुसलमानों का मसला नहीं था, लेकिन उसको बनाया गया क्योंकि ये राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद की डिमांड थी। जी। उसमें मैं एक बड़ा रोचक पहलू आपको उसमें बताना, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे आपने अकबर का उल्लेख किया, तो अभी भी नेशनल म्यूजियम में जो बाबर की वसीयत है
बाबर अपने बेटे हुमायूं को लिखता है कि इस देश में हिंदू लोग गाय को पवित्र मानते हैं, इसलिए तुम गौ हत्या मत होने देना। यानी जो एक राजाओं के बारे में हम कहते हैं, वो ज्यादातर लोगों की भावनाओं का आदर करने के लिए भी बहुत कुछ करते थे। खैर, ये दूसरा आपने कहा गौशाला का एक आंदोलन चला, वो बहुत बड़ा आंदोलन चला। और तीसरी बात है, आपने एक महत्वपूर्ण कही, उसको मैं पिकअप करता हूँ, कि एक राजनीतिक आंदोलन था। इसके पीछे जो धर्म की आड़ में जो राजनीति, मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि जैसे गौशालाओं का ये चला बड़ा सिलसिला, तो एक मुझे याद आता है कि जब राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, तो हिंगोनिया में एक बहुत बड़ी गौशाला थी। अब गौशाला के लिए सरकारी अनुदान और कई बहुत बड़े व्यापारी उसको दान देते हैं। तो हिंगोनिया की गौशाला में सैकड़ों गाय भूख से, बीमारी से, गोबर में, कीचड़ में डूबकर मर गई। तो ये एक प्रतीकात्मक तौर से गौशाला चलाने के तरीका वो अलग है। और दूसरा, ज़्यादा उसका उद्देश्य जो है वो राजनीतिक है। राजनीतिक है, जैसे आपने देखा होगा 2014 के बाद इस प्रकार की घटना को, क्योंकि ये राजनीतिक ध्रुवीकरण में उनकी मदद करती है सांप्रदायिक राजनीति के लिए। इसलिए जो इंडिया स्पेंड के आंकड़े हैं वो बहुत रोचक आंकड़े हैं कि 2014 के बाद इनकी संख्या में दुगनी संख्या हो गई, लिंचिंग की संख्या दुगनी हो गई। और लिंचिंग में मारे जाने वाले करीब 90% लोग मुसलमान हैं। तो बाकी 10% कौन है? तो बाकी 10% में दलित है, क्योंकि दलित में ऊना की घटना तो आप भूल नहीं सकते। ऊना के पहले हरियाणा में भी गोहाना में घटना हुई, जहां 5 दलितों को मारा गया, क्योंकि वो एक मृत गाय का चमड़ा निकाल के अपना जो उनका ये उनके पेशे के हिसाब से उसको कर रहे थे। तो अभी ऊना की घटना भी आपको याद होगी। अब इससे जो मुस्लिम समाज में एक डर की भावना आई, वो डर की भावना और दूसरी ध्रुवीकरण की भावना, ये बहुत भयंकर भावना है। अच्छा, तीसरा मैं इसका राजनीतिक आपको बताता हूँ कि 2019 के और दूसरे चुनाव में गाय के बारे में पूरे देश में बात हुई। 3 जगहों पर बात नहीं हुई, गोवा में, केरल में और नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के इनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य हैं किरण रिजिजू, उन्होंने तो कहा मैं तो बीफ खाता हूँ। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, अभी आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे एक तरफ से लिंचिंग बढ़ी है, उसी हिसाब से भारत से बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ा है। भारत, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ बीफ। और उसमें भी रोचक बात यह है कि ज़्यादा कंपनियां अल के नाम से शुरू होती हैं, अल कबीर, अल अक्सा वगैरह वगैरह, जो भी मुझे याद नहीं है। और उनके जो ओनर हैं, उनके ओनर सारे हिंदू हैं, और कुछ कुछ जगह जैन भी उनके कंपनियों के ओनर हैं। तो ये एक राजनीतिक विडंबना है कि एक तरफ आप उसको इस प्रकार से कहते हैं। और अच्छा, चौथा देखिए, अभी सबसे बड़ी बात जो हुई है, अभी अगर आपने अखबारों में पढ़ा होगा, पहले भी आपने ख्याल किया होगा कि जब से ये ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं बीफ गाय के बारे में, तो ज़्यादा गायें सड़कों पर घूमती रहती हैं, प्लास्टिक खाती रहती है, उनका कोई ख्याल करने वाला नहीं है। और गाँव में किसान आजकल रात को सोता नहीं है। सोता क्यों नहीं है? क्योंकि ये भूखी गायों का झुंड आके वो खेतों पर आक्रमण करता है। तो मेरे सुनने में यहाँ तक आया है कि कई संगठन जो किसानों के जुड़े हुए हैं, वो इस मांग को सामने लाना चाहते हैं कि ये जो आपने गाय के नाम पे उन्माद पैदा किया है, इससे हम किसानों को सबसे ज़्यादा समस्या है। मैं आपको महाराष्ट्र की बात बताता हूँ। महाराष्ट्र में पहले जो एक किसान गाय को रखता था और गाय के बूढ़ी होने जाने पर उसको 15-20 हज़ार में बेच देता था। अब वो उसका समस्या हो गई, यानी किसानों की समस्या तो और भी खराब है, वैसे समस्या ऊपर से ये समस्या उसमें उसको जोड़ दिया गया है। तो ये जो चीज़ है, ये एक राजनीतिक एक आर्थिक प्रक्रिया और एक दूसरे धर्म की आस्था को राजनीति में बदलना और राजनीति का परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था पर होना, ये तीनों चीज़ें थोड़ी सोचने लायक है। जी, मैं बस एक बात और इसमें आपसे जानना चाहूँगा कि अंग्रेजों का क्या रोल था इसमें, इस पूरे मामले में अंग्रेज इसको कैसे डील कर रहे थे? जी, अंग्रेज बड़े मज़े में डील कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने पहली बार तो सिस्टमैटिक तरीके से अपनी उनकी जो बैरक्स थे,
बैरक्स में उन्होंने कसाईयों का अपॉइंटमेंट किया बीफ के लिए। जो ब्रिटिश आर्मी थी उनको बीफ का सप्लाई रेगुलर होता था और इसके लिए उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से अपॉइंटमेंट्स किए। और जो जहाँ तक लोगों के बीच का सवाल है तो वो ज़्यादातर दंगों में उनकी अप्रत्यक्ष भूमिका रहती थी और वो मेरे ख्याल से जहाँ तक दंगों से निपटने का सवाल था वो थोड़ी बहुत निष्पक्षता थी। जितना पक्षपातपूर्ण रवैया आज देखा जाता है उतना ब्रिटिश पुलिस का और ब्रिटिश अधिकारियों का इवेंट के होने के बाद नहीं रहता था। ये फर्क मैं केवल आपको बताना चाहता हूँ। वैसे उनको कोई सहानुभूति नहीं थी ऐसे मुद्दों से, उनको कोई इसमें रुचि नहीं थी कि हिंदू मुसलमानों में एकता बनी रहे और उसके लिए करें। पर हाँ, क्राइम हो गया है, अपराध हो गया है तो उसके बारे में वो एक निष्पक्ष रूप से उसको डील करने की कोशिश करते थे। उन्होंने गौवध पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन इतना जरूर किया था कि किसी धार्मिक स्थल पर अगर इस तरह की हरकत की गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उससे सांप्रदायिक भावनाएं भड़कने की गुंजाइश थी। तो उन्होंने एक तरह का संतुलित रवैया इस मामले में कम से कम देखने में तो लगता है कि अपनाया था कि भाई जो अपने अपने धर्म हैं वो अपने हिसाब से मानते रहें, चलते रहें, लेकिन हाँ, आप आपस में अगर झगड़ा करोगे तो फिर कानून अपना काम करेगा। क्या ये इसको मान लिया जाए कि इस मामले में कम से कम अंग्रेजों की ये एक भूमिका थी जो सराहनीय थी एक तरह से? वो ठीक था, बिल्कुल ठीक थी। क्योंकि देखिए, अंग्रेजों को हम पूरा पूरा काला पेंट नहीं कर सकते कि उनके आने के बाद जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, शिक्षा का प्रवेश दलितों के बीच में और इस प्रकार से सांप्रदायिक दंगों के होने के बाद निष्पक्षता, ये उनकी क्रेडिट में हमको देना चाहिए। जी, इसको अगर थोड़ा सा उलट कर देखें मुस्लिम राष्ट्रवाद के एंगल से, तो क्या उसने भी इसका इस्तेमाल किया कि ठीक है, हम भी अब इसको गौ हत्या के मामले को इस तरह से लेते हैं कि हमारा अधिकार है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे वगैरह वगैरह, तो उसको उन्होंने अपने ढंग से भी इस्तेमाल किया होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने ढंग से इसका इस्तेमाल किया। पर जहाँ तक मुझे याद है कि वो सूअर के बारे में बड़े पर्टिकुलर थे। और आपने वो जो हमारा सीरियल है तमस में देखा भी होगा, तमस सीरियल की शुरुआत उसी से होती है कि एक सूअर को मार के मस्जिद में डाला जाए। और दूसरा, मैंने आपको बता दूं कि 3-4 घटनाएं ऐसी हुई थी जहां सांप्रदायिक संगठनों के कार्यकर्ता बीफ को जाके मंदिरों में रख देते थे और ये सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत करने की तरीका था कि भाई देखिए, मंदिर में बीफ उन लोगों ने डाला है और वहां से एक सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत कई बार करवाई गई। तो मेरे ख्याल से मुस्लिम सांप्रदायिकता ने इस पर कोई ऐसा आक्रामक रुख नहीं अपनाया। जी, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि गौ हत्या या गौ रक्षा का मामला पूरे हिंदुस्तान के विभाजन का जो एजेंडा था या विभाजन की जो प्रक्रिया थी, उसमें हिंदू राष्ट्रवाद ने इसको अपनी तरह से इस्तेमाल किया या इस्तेमाल हो गया, क्योंकि वो अपना राष्ट्रवाद थोपना चाहते थे और उन्होंने इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी और आज भी वो उसी राष्ट्रवाद के तहत आंतरिक विभाजन करने में लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, आज की बातचीत। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, हम लोग काफी सीरियस बातें करते हैं, थोड़ी एक मैं मजेदार बात आपको बताना चाहता हूँ जी। विजय त्रिवेदी जी की एक किताब है, हार नहीं मानूंगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी है। उसमें पेज 236 पर वो 3 लाइन में एक बड़ी मजेदार बात बताते हैं कि अटल जी एक बार अमेरिका गए हुए थे लेक्चर टूर के लिए। एक लेक्चर के बाद वो खाना खाने बैठे तो उनके पड़ोस में जो उनके बैठे थे मित्र, उन्होंने कहा, अटल जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप जो खा रहे वो तो बीफ है। अब अटल जी मुस्कुरा दिए, बोले बीफ है तो क्या है, ये इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है। तो ये भी एक उसमें थोड़ा सा जोड़ दीजिए प्लीज। जी, यहाँ पर एक किस्सा और है उदारता का कि राम मनोहर लोहिया गए जब खान अब्दुल गफ्फार खान से मिलने, तो उनके खाने का आया तो वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि लोहिया वेजिटेरियन होंगे। तो जब खाना आया तो अब ये चिंता में पड़ गए, धर्म संकट में। तो लोहिया ने कहा कि मैं ऐसा है कि मटन में से आलू ले लेता हूँ, और उन्होंने उसमें से आलू निकाल कर खा लिया। तो ये बड़प्पन है, ये एक जो क्षुद्रता, जो संकुचित सोच होता है, उससे ऊपर निकलने की भी बात है।
जी। बहुत दिलचस्प किस्से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप दर्शकों का भी। और दर्शकों, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि इस एपिसोड में कोई ऐसी बात है जिस पर और बात होनी चाहिए, आपके मन में कोई प्रश्न है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस विषय को ज्यादा अच्छे से समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।